नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेकर आए हैं सेट एग्ज़ाम 2023 फिजिकल एजुकेशन राजस्थान। राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में सेट एग्ज़ाम 2023 का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सब्जेक्ट पेपर सेकंड जो पेपर है वो किस प्रकार का था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी 51 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुई थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सब्जेक्ट का कि प्राचीन 6 ओलंपिक में भाग लेने का रिकॉर्ड रखने वाले मिलो थे कि मिलो किस खेल से संबंधित थे, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो प्राचीन ओलंपिक है वो 776 ईस्वी पूर्व यूनान के अंदर हुए थे। और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये किस खेल से संबंधित था, मिलो। तो मिलो जो व्यक्ति है वो एक रेसलर था। रेसलर कहाँ का? ग्रीक देश का। कि ग्रीक देश का निवासी मिलो एक रेसलर था, जिसका जो संबंध वो किससे हो गया? एक पहलवानी से हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? पहलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 दूसरा क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में रेगिस्तान के आधार पर छात्रों को शायद ही कभी वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी किसके आधार से इसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हमें पहला है क्रोनोलॉजिकल एज, सेकंड फिजियोलॉजिकल एज, एनाटॉमिकल एज, मेंटल एज। तो बोर्ड के द्वारा इसका राइट आंसर है वो मानसिक आयु माना है, यानी मेंटल एज के आधार पे शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से किसने आकृति, रूप और आकार के आधार पर शरीर वर्गीकरण प्रस्तावित किया था, यानी किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो व्यक्तित्व के बारे में व्यक्तित्व के प्रकारों का अध्ययन किया था, यानी किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा आकृति, रूप और आकार के आधार पर वर्गीकरण का प्रस्तावित किया है। तो इसमें हिप्पोक्रेट्स, गेलेन, क्रेसमेचर और रोस्टन। तो बोर्ड ने इसका उत्तर रोस्टन माना है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्रेसमेचर होगा। क्यों? कि व्यक्तित्व के विकास का जो अलग अलग डिवाइड किए थे उसमें क्रेसमेचर और शेल्डन ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया था आकृति, आकार और रूप के आधार पे। तो इसका सही आंसर है वो क्रेसमेचर होगा, लेकिन बोर्ड के द्वारा इसे रोस्टन माना गया है। अगर आपको इसके बारे में अध्ययन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डालें। 54 क्वेश्चन कि उच्च रक्तचाप के दौरान हृदय की निम्नलिखित में से किस कक्ष को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, कि हृदय का ऐसा कौन सा कक्ष है जो उच्च रक्तचाप होगा, कि हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हृदय के कौन से कक्ष को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके बारे में हमें हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, कि हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, एक लेफ्ट, ये भी लेफ्ट और ये राइट, 4 कक्ष होते हैं। तो लेफ्ट ये ऊपर वाले जो कक्ष होते हैं इनको कहा जाता है आलिंद, और नीचे के जो कक्ष होते हैं इसको कहा जाता है नीले। तो हमारे हृदय के इस भाग से ये शरीर के संपूर्ण शरीर को रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। तो सर्वाधिक दाब किस पे पड़ता है? इस भाग पे पड़ेगा। तो यह है बायां नीले, कि हृदय के बाएं नीले से रक्त है वो संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जब उच्च रक्तचाप होता है तो हमारे हृदय को सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ रही है वो बाएं नीले को करनी पड़ती है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। प्रतियोगिता से कितने घंटे पहले खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर बोर्ड के द्वारा 3 से 6 घंटे माना गया है, लेकिन ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता से कितने घंटे पूर्व खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करनी चाहिए? तो कम से कम यानी 10 से 12 घंटे पहले कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग कर सकते हैं, न कि 3 से 6 घंटे पूर्व। अगर 3 से 6 घंटे पूर्व अगर कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग करेंगे तो खिलाड़ी जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको सही नहीं दिखा सकता, इसलिए ये इसका राइट आंसर 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 56, फील गुड केमिकल या एंडोर्फिन, जिसे आमतौर पर रनर हाई के रूप में जाना जाता है, जो मस्तिष्क में मुक्त किए जाते हैं, प्राकृतिक निद्राजनक है। यानी इसमें प्रश्न क्या पूछा कि फील गुड केमिकल जो एंडोर्फिन है, ये एक दवा है जो हमारे दर्द को कम करने का कार्य करती है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है कि मांसपेशियों की क्षमता में वृद्धि के लिए, महत्वपूर्ण क्षमता में सुधार के लिए, हृदय संबंधित सहायता के लिए, दर्द सहिष्णुता में वृद्धि के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, पैर को प्रशिक्षित करना ताकि तलवा बाहर की ओर हो वह गति कहलाती है। कि हमारे पैर को प्रशिक्षित करना ताकि तलवा है वो बाहर की ओर हो, तो वह कौन सी गति कहलाती है? तो ये गति है वो एवरेशन कहलाती है। ये गति एवरेशन गति कहलाती है। और एवरेशन गति को जो स्पेलिंग है इसमें ए के जगह ई आएगा, इवरेशन, EVERION, तो इवरेशन आता है इसकी जगह। तो इसको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर होगा सी, और हिंदी में इसको विरक्ति। तो इस आधार से आप हिंदी में नहीं पढ़ करके इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर सही होगा। इवरेशन, एब्डक्शन, कि अपने एब्डक्शन का मतलब है कि अपने शरीर से हाथ को दूर की ओर ले जाना, दूर ले जाना, एब्डक्शन कहलाता है। और एडक्शन होता है जो हाथ को वापस अपने पास में, अपने शरीर के पास में लेकर के आना, एब्डक्शन कहलाता है। तो हमें इसका उत्तर एवरेशन सही है, क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, कि जन्मजात कुबड़ापन जन्म से निम्न में से किसी एक के अधूरे गठन को अंकित करता है। कि हमें काइफोसिस क्यों होता है और काइफोसिस है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसने कि पसली का पिंजर, जो रिब्स कैप, शोल्डर कंधे, दस्टर्नम या स्पाइन। तो हमारे को जन्मजात जो काइफोसिस होती है उसके लिए सर्वाधिक जो प्रभावित करता है वो कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जिसे कहते हैं स्पाइन। तो इसका राइट आंसर है वो है डी। 59 नंबर क्वेश्चन, कि उस पेशी का नाम बताइए जो हाथ को कोहनी या आधार को जोड़ने के लिए बाहें की कलाई पर घर्षण बल प्रदान करती है। तो किस प्रकार की पेशी कहलाती है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड और पेक्टोरल्स। तो यानी इसमें जो हाथ की कोहनी या आधार को मोड़ने के लिए बाह की कलाई है, इसको घर्षण जो बल प्रदान करती है वो हमेशा करती है बाइसेप्स करती है। इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, के अनुसंधान से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों में NaCH की मात्रा अधिक होती है उनमें अधिक दिखाई देने की संभावनाएं होती हैं। कि NaCH की मात्रा अधिक होगी तो उसमें किस प्रकार की संभावनाएं अधिक होंगी? कि या वो इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा, या इजी गोइंग होगा, या शांतपन, या उसमें बहिर्मुखता होगी, या फिर उसमें प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी। तो इसका राइट आंसर है कि जिन व्यक्तियों में NaCH की मात्रा अधिक होती है, ऐसे प्रकार के व्यक्ति हैं वो कम्पिटिटिव ज़्यादा होते हैं, यानी प्रतिस्पर्धा के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, किस प्रकार के समूह सामान्यतः अधिक सशक्त होते हैं? तो किस प्रकार के समूह वो अधिक सशक्त होंगे? बड़े समूह, लर्ग ग्रुप, बिखरे हुए समूह, रियल ग्रुप, प्रजातीय समूह और छोटे समूह। तो यानी जो समूह अधिक सशक्त होते हैं वो छोटे समूह होते हैं, वो अधिक सशक्त होते हैं, क्योंकि छोटे समूह पे को एक टर्निंग या उनको प्रैक्टिस कराना आसानी होती है और उनकी जो गलतियां उनको भी सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, जो आपको मिलान करना है कि सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। तो इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग जो दिया है, ए नेचुरल स्टिमुल्स, मनी, कोग्नेटिव मैप, इनका लिस्ट बी के साथ मिलान करना है। कि शास्त्रीय अनुकूलन है किसे कहते हैं?
एक तटस्थ उत्तेजना क्या है, धन क्या है, संज्ञानात्मक मानचित्र, जिनका आपस में सूची एक का सूची बी के साथ मिलान करना है। तो सूची एक शास्त्रीय अनुकूलन है, आप इनको पढ़ोगे तो किससे मिलान खा रहा है कि उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच संयोजन के संबंध में मिलान खा रहा है। कि फेस्ट है वो इसका फेस्ट सूची बी के साथ मिलान खा रहा है। दूसरा है कि एक तटस्थ उत्तेजना ए नेचुरल स्टिमुल्स किसके साथ में, सी, एक प्रक्रिया जो किसी स्वचालित या सहज प्रतिक्रिया से जुड़ी नहीं है। इस आधार से इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। जो धन है वो किससे संबंधित है, डी से, द्वितीयक या अप्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण का एक सामान्य रूप है। तो इसलिए इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना, ए ऑप्शन सही माना है। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षक शिक्षा के रूप में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, कि द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज टीचर एजुकेशन हैज, कि शारीरिक शिक्षा का एम का क्या है। शुरुआत के बाद से स्तर लगभग स्तर रहा, समय और स्थान की जरूरत के अनुरूप गतिशील रूप से बदला गया, वैश्विक परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं रखा। यह तो बिल्कुल ही गलत है और कभी भी ठीक से परिभाषित नहीं किया, यह भी एकदम बिल्कुल गलत है। तो जो बोर्ड द्वारा जो उत्तर दिया गया है कि शुरुआत के बाद ही लगभग स्तर रहा है, और इसका राइट आंसर है वो बोर्ड ने ए माना है, लेकिन हमारे द्वारा इसका राइट आंसर है बी, कि समय और स्थान की जरूरत के अनुसार गतिशील रूप में बदला गया है। कि फिजिकल एजुकेशन का जो एम है वो समय के अनुसार परिवर्तित किया गया है, न कि स्तर है। तो यानी शारीरिक शिक्षक ने समय समय के अनुसार अपने आप में प्रोग्रेस की है। तो बोर्ड द्वारा ये उत्तर है वो ए माना गया कि अगर शारीरिक शिक्षक बिल्कुल स्तर होती, उसका उद्देश्य स्तर होता, तो आज शारीरिक शिक्षा का बढ़ावा बिल्कुल ही नहीं हो पाता। इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, टीचर आर कंसिडर पावरफुल पीपुल्स बिकॉज दे, कि शिक्षक को शक्तिशाली लोग माना जाता है क्योंकि वे, कि शिक्षक को पावरफुल क्यों माना जाएगा, सुस्त और बेवकूफ़ व्यक्तियों को बुद्धिमान पुरुषों में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो शिक्षक ये नहीं होते कि बेवकूफ़ और बुद्धिमान लोगों में डिफरेंस नहीं जानता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट, अनपढ़ मानव साधन से स्वर्ग या नरक बना सकता है, तो ये काम कर सकता है। किसी बिस्तर तक छात्रों की भावनाओं को उत्तेजित कर सकता है, ये कर भी सकता है। ऐसा काम भी कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। तो ये तीनों ऑप्शन लगभग सही लग रहे हैं, लेकिन बोर्ड द्वारा इसको सर्वाधिक महत्व दिया है कि अनपढ़ मानव साधन से स्वर्ग या नरक बना सकता है। तो इसका राइट आंसर बोर्ड के द्वारा बी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, मिलान करना है हमें। ड्रिल मास्टर्स, एमएड, फिजिकल एजुकेशन और अखाड़ा, और अखाड़ा के ब्रैकेट में क्या दिए, स्नाइप्स। तो ड्रिल मास्टर है वो उसका सूची बी के साथ मिलान करेंगे। तो ड्रिल है उसको किसके साथ, सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिक, सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल कार्मिक होते हैं उनके साथ में ड्रिल मास्टर का संबंध जुड़ा हुआ जो प्राचीन था हमारा। एमएड जो एम और ईडी दे रखा है, इसकी जगह ये हमारे क्या चलती है, ने एमएड नहीं होता, हमारे यहाँ एम पी ई और डी, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड होती है। ये इसका संबंध किसके साथ है, इसका संबंध पंजाब सरकार कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला के साथ है। और शारीरिक शिक्षा की फिजिकल एजुकेशन का संबंध किसके साथ है, तो इसका संबंध बोर्ड ने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती को माना गया है, जिसकी स्थापना 1914 के अंदर की गई। और अखाड़ा तो पढ़ने में ये आता है हमेशा कि अखाड़ा है वो कहाँ की देन है, कहाँ प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अखाड़ा है वो श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। लेकिन अखाड़ा के जो ब्रैकेट में स्नाइप्स दिया हुआ है, तो स्नाइप्स का जो संबंध है वो किसके साथ जोड़ा गया है, NIS और LNCPE, इसके साथ इसका संबंध
जोड़ा गया है, क्योंकि स्नाइप्स को बाद में साई के साथ विलय कर दिया गया था। तो इसलिए इसका राइट जो आंसर है वो ए माना गया है। तो पढ़ने में क्वेश्चनों में कुछ त्रुटियां हैं, काफ़ी त्रुटियां हैं प्रश्न पत्र के अंदर, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इंग्लिश और हिंदी में तो इसके उत्तर हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एक संपूर्ण भोजन जिसे पौष्टिक भोजन के रूप में जाना जाता है कि पौष्टिक भोजन कौन सा होता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, कि संतुलित आहार के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। तो संतुलित आहार के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये हमारा एक संतुलित आहार है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है कि जो हमारा भूख को संतुष्ट करता हो, नहीं, जिसमें भोजन के सभी तत्व शामिल हो, ये हमारा राइट आंसर है बी, कि जिसमें भोजन के सभी तत्व शामिल हो, उसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और मिनरल मिक्सचर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर 66 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, प्रोटीन हीमोग्लोबिन के प्रकार का नाम बताइए, कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन का प्रकार कौन सा होता है। तो प्रकार में आपको नहीं मिलेगा कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन के प्रकार का नाम न जान करके कि प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन में मिल करके ये कहाँ कहाँ जाता है। तो ये जो काम है वो किसका करता है, परिवहन का करता है। इसका राइट आंसर क्या है, ट्रांसपोर्ट होगा, कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन में मिलकर शरीर के सभी भागों में ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा परिवहन। 68 नंबर क्वेश्चन, आपको फिर तालिकाएं मिलाना है। पहला है रेबीज, मलेरिया, डेंसिटी और एड्स, कि अर्क रोग, मलेरिया, पेचिस और एड्स किससे संबंधित हैं। आपको इन चारों में से अगर एक ऑप्शन आ रहा है तो इसका लगभग अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसे रेबीज है, तो रेबीज का जो है वो उत्तर क्या माना है इन्होंने, कि रेबीज किसके कारण फैलती है, ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस के द्वारा, न्यूरोट्रॉपिक वायरस। तो पहले का ऑप्शन होगा बी। और मलेरिया है, तो मलेरिया के अंदर कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, कि मलेरिया के जो वायरस हैं वो क्या है, 4 प्रकार के दिए थे उन्होंने, तो इनमें प्लाज्मोडियम विवेक्स नाम दिया है, वो इसका एक भाग है। पेचिस, तो पेचिस हमेशा किससे फैलती है, हाउस फ्लाई, यानी जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई। और एडस होता है, उसका जो वायरस का नाम वो क्या होता है, HIV। एडस का जो वायरस है वो HIV है। एडस का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंस सिंड्रोम होता है, और HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंस वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, कंकाल की मांसपेशियां हो या हृदय की मांसपेशियां तभी मजबूत होंगी जब वह अक्सर अधिक नवीन कसरत के संपर्क में लाया जाए, धीरे धीरे एक भार के मुकाबले अधिक काम किया जाता हो, सी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की उच्च खुराक आपूर्ति की जाती है, कठिन परीक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसका राइट जो आंसर है वह धीरे धीरे भार के मुकाबले अधिक काम में लिया जाए, कि हमारे स्केलेटल्स जो मसल हैं वो, या फिर जो हमारी हार्ट मसल हैं वो कब मजबूत होगी, जब धीरे धीरे एक भार के मुकाबले अधिक भार किया जाता हो। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन में भी आपको सूची का मिलान करना है, कि सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है, कि अनुकूलन, उसके बाद में आवधिक दृष्टिकोण, प्रशिक्षण और इष्टतम भार, इनका संबंध किसके साथ है। तो अनुकूलन का संबंध इसकी परिभाषा, कि जिस तरह से शरीर की मांसपेशियों को विशेष गतिविधि, संचालनों या कौशल को याद करने के लिए प्रोग्राम करता है। तो अनुकूलन ए का फर्स्ट का ए के साथ संबंध है, और इसी आधार से आवधिक दृष्टिकोण है, उसका संबंध है कि एक विधि जो तीव्रता और प्रशिक्षण उद्देश्यों को सक्रिय करता है। तो इसका है 2 के साथ में डी का, और प्रशिक्षण
प्रशिक्षण की परिभाषा ये कि कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका, यानी तीसरे का बी के साथ संबंध देख लो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे सैम्पलिंग फ्रेम माना गया। कि सैम्पलिंग फ्रेम है वो किसे माना जाता है, कि किसी व्यक्ति की डायरी से, किसी गृहिणी की जांच सूची से, दुकानदार की रोकड़ बही से, या दूरभाषा निर्देशिका से। तो पहले टेलीफोन जो डायरी होती थी उसको सैम्पलिंग फ्रेम माना गया है, तो इसके राइट आंसर इन्होंने डी माना है। 75 कि एक सर्वेक्षण वास्तविक डेटा उत्पन्न करता है जो प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एक सर्वे जनरेट रियल डाटा विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम एम। तो ये जो वास्तविक जो डाटा होता है वो वास्तविक मापन प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अभिमत विचार गलत है, तर्कसंगत कथन और अनुमानित स्थितियाँ, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। राइट आंसर इसका क्या है? ए होगा। 73 क्वेश्चन है कि माना जाता है कि सामान्य संभावना वक्र के पूरे क्षेत्र को कवर करने वाले मामलों की अधिक संख्या है। जो मामले उनकी अधिक संख्या कहाँ होगी? यह प्रश्न हमें कहीं किताब में नहीं मिला, तो इसका जो राइट आंसर बोर्ड के द्वारा जो माना गया वो सी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 फिर मिलान का क्वेश्चन आया है कि 74 के अंदर क्या है कि टेबल ए का टेबल बी के साथ मिलान कीजिए। इसमें फिर अनुसंधान, मात्रात्मक अनुसंधान, कार्योत्तर अनुसंधान और अवलोकन अनुसंधान, कि जब तक हमें रिसर्च के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ये प्रश्न हमारे को इनका जवाब नहीं आएगा। तो रिसर्च जो टॉपिक है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, जो एमपीएड और पीएचडी के अंदर लागू है। तो सवालों के जवाब खोजने का एक व्यवस्थित और संगठित तरीका किससे संबंधित है? अनुसंधान से संबंधित है, कि हम सवालों के जवाब ढूंढेंगे और उसको पूरे को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध करेंगे, तो वो अनुसंधान के अंदर करते हैं। तो पहले ऑप्शन के अंदर फर्स्ट का ए, तो ये इसके साथ इसका संबंध है। दूसरा है कि मात्रात्मक जो अनुसंधान है उसका संबंध किसके साथ है? जो बी है, फिर घटनाओं, वस्तुओं या मनुष्यों के लक्षणों, गुणों, विशेषताओं, प्रकारों आदि के मापने से जुड़ी एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? मात्रात्मक अनुसंधान कहलाती है। इस आधार से हमें देखेंगे, दो ऑप्शन मिलाएंगे तो हमारा सी ऑप्शन है वो सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 75 कि किस तरह के उपाय छात्रों, उनके माता पिता और प्रशासकों द्वारा आसानी से समझे जा सकते हैं, कि हमें किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए जिससे माता पिता और प्रशासकों द्वारा छात्रों को समझा जा सके। तो ये हमारा जो बिहेवियर है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव वो आपके साथ यानी जिसे कहते हैं वस्तुपरक हिंदी के अंदर, तो इसके द्वारा आप छात्रों के व्यवहार को समझने का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 खेल कौशल परीक्षण की अर्थपूर्णता इनके होने में निहित है। तो यानी गेम स्किल टेस्ट है वो खेल कौशल परीक्षण की अर्थपूर्णता इनके होने में निहित है, कि यानी किसके साथ निहित है? खेल जैसी स्थिति में मापा जा सके, कि अत्यधिक मान्य हो, जरूरी नहीं है, अत्यंत विश्वसनीय हो, नहीं, खेल का प्रतिनिधित्व करता हो, नहीं, कि खेल जैसी स्थिति में मापा जा सके। इसका राइट आंसर इन्होंने सी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ मैच करना है, कि सूची 1 को सूची बी के साथ में। तो इसमें परीक्षण, अनुसंधान, स्वमूल्यांकन और मोटर स्किल। तो इसमें फिर अनुसंधान के क्वेश्चन आ गए। तो परीक्षण शब्द है उसमें आप क्या है कि जानकारी के लिए विशेष प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक विशिष्ट उपकरण, प्रक्रिया, तकनीक क्या कहलाती है? प्रशिक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रशिक्षण कहलाती है। अनुसंधान व्यवस्थित और तार्किक तरीके से प्रश्नों और समस्याओं का समाधान खोजने की एक व्यवस्थित खोज है, वो अनुसंधान की है। स्वमूल्यांकन इन सेल्फ इवोल्यूशन, तो स्वमूल्यांकन होता है वो किसे? शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य छात्रों को
उनकी शिक्षा की आर्थिक जिम्मेदारी लेने में मदद करता है, ये स्वमूल्यांकन कहलाता है। और जो मोटर स्किल है, ये एक कर्तव्य या कार्य जिसे प्राप्त करने का लक्ष्य है और जिसके लिए ऐच्छिक शरीर या अंग क्रिया को उचित रूप से निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट जो ऑप्शन है वो डी माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख क्षेत्र नहीं है? कि शारीरिक शिक्षा का कौन सा क्षेत्र है वो प्रमुख नहीं है? रिसर्च करना जरूरी है, निर्देश इंस्ट्रक्शन भी देना जरूरी है, निर्देश के बिना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और शिक्षण कौशल भी, टेक्निकल स्किल है वो भी बहुत ही जरूरी है। कि शोध, निर्देशन और शिक्षण कौशल ये तीनों जरूरी है, निरीक्षण करना जरूरी नहीं है। इसका राइट आंसर है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 79, प्रभावी पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन के बारे में पूछ रहा है कि प्रभावी पर्यवेक्षण वह है जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक को इसे करने में मदद करता है। कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक को कौन मदद करता है? कि पेशेवर रूप से कद में वृद्धि, कि ग्रो इन स्ट्रक्चर्स, अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना, कि डेवलपमेंट गुड पर्सनालिटी, पर्यावरण पर निश्चयपूर्वक कहना और किसी प्रकार के शोध में संलग्न होना। तो इसका जो आंसर है बोर्ड के द्वारा पेशेवर रूप से कद में वृद्धि माना है, लेकिन इसका आंसर बी भी हो सकता है कि अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना भी कार्य होता है, लेकिन बोर्ड का आंसर है वो राइट क्या है? पेशेवर रूप से कद में वृद्धि। 80 नंबर, इसको भी सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है कि अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, पेशेवर सेवा संगठन और वैधानिक संगठन और खेलकूद संघ, इनका किसके साथ संबंध है? कि अनौपचारिक संगठन है उसका पंजाब विश्वविद्यालय फुटबॉल टीम, तदर्थ जांच समिति 1956 और 11वीं पंचवर्षीय योजना पर कार्य समूह, ये है अनौपचारिक संगठन। पेशेवर सेवा संगठन है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द इंडियन स्पोर्ट्स मेडिसिन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। और वैधानिक संगठन का संबंध है वो डी से, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और खेलकूद जो संघ हैं जयपुर पोलो क्लब, मोहम्मडन स्पोर्ट्सिंग और सलंगावकर फुटबॉल क्लब, ये खेलकूद संघ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर ए होगा। 81 क्वेश्चन है उनमें कि खेल समूह एक विशेष प्रकार का समूह है जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं। कि खेल समूह कि स्पोर्ट्स टीम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप। कि कैरेक्टरिस्टिक्स आर, तो खेल समूह की एक विशेष समूह कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना है। पहचान की सामूहिक भावनाएं, ये इसका राइट है। संचार का संचित तरीका, ये भी होना चाहिए। सत्तावादी नेतृत्व दृष्टिकोण, इसकी जरूरी नहीं है सी की। सह नेतृत्व दृष्टिकोण, ये भी नहीं होता। और मानदंडों और सामाजिक नियमों का विकास करना, ये इसका राइट ऑप्शन है। सदस्यों के लिए विशिष्ट भूमिकाओं का सेट करना, और ये भी इसके साथ जुड़ा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82 कि मानव कंकाल की हड्डियों को सिर से पैर तक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी हमारे को किसे कि सिर से पैर तक की हड्डियों को क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या, जबड़े की हड्डी, जो हमारे जबड़े की हड्डी है वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है, जबड़े की हड्डी। और उसके बाद में जबड़े की हड्डी के बाद में 2 नंबर है कशिष्ट का हड्डी, जिसको कहते हैं अहेड बोन, जो हमारी गर्दन की हड्डी है उसको बोलते हैं अहेड बोन। तो हमारे जबड़े की हड्डी, उसके बाद हमारे गर्दन की हड्डी, और गर्दन की हड्डी के बाद में हमारे उरोस्थी, जिसको कहते हैं स्टर्नम, जो हमारे छाती के अंदर है, और उसके बाद में है टखने की हड्डी, और लास्ट में जो ई ऑप्शन है कुबॉइड, जो घनाभ कहते हैं, जो पैर के अंदर होती है, पैर के तलवे के पास। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? सी होगा। 82 का राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? सी। सबसे पहले
जबड़े की हड्डी, उसके बाद में आहोइड बोन गर्दन की हड्डी, उसके बाद स्टर्नम के बाद में टखने की हड्डी, और टखने के बाद कहते हैं घनाभ, जो पैर की हड्डी, पैर के तलवे की हड्डी। तो इस आधार से हमारे जो राइट ऑप्शन है वो सी है। 83 नंबर क्वेश्चन, इसमें सूची ए को सूची बी के साथ मिलान करना है कि खिंचाव, स्ट्रेन, स्प्रेन, लेक्रेशन और टेनिस एल्बो कि इनका संबंध किसके साथ है। आप इंग्लिश पढ़ोगे तो इसका उत्तर आसानी से दे पाओगे कि जैसे खिंचाव है, स्ट्रेन, इसका संबंध किसके साथ है। तो स्ट्रेन किसके साथ है, मसल इंजरी के साथ इसका संबंध है, यानी ए का डी के साथ में, यानी 4 नंबर के साथ में। कि स्ट्रेन होती है वो हमेशा मसल इंजरी होती है, और जो स्प्रेन होता है वो उसका संबंध वो लीगामेंट इंजरी होता है। किसके साथ, लीगामेंट इंजरी। और जो लेक्रेशन होता है वो होता है हमेशा ब्लीडिंग वुंड्स, यानी खून से भरा घाव, लेक्रेशन। और टेनिस जो एल्बो होती है वो कहते हैं टेंडन इंजरी कहलाती है, टेंडन इंजरी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या कहलाएगा, आपको बी आंसर इसका राइट कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर बी। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि खिंचाव सर्वाधिक कहाँ, तो मांसपेशियों का घाव कहलाता है। और जो स्प्रेन होता है, मोच है, वो कहाँ होती है, उसका काम क्या है, स्नायुबंधों की चोट, जिसे लिगामेंट इंजरी कहा जाता है। और जो विदारण है वो लेक्रेशन, कई बार सीधा पूछा लेक्रेशन क्या है, तो लेक्रेशन का काम है खून से भरा घाव, यानी ब्लीडिंग्स वुंड। और जो लास्ट है टेनिस एल्बो, जो टेंडन इंजरी का कार्य करता है। तो इस आधार से 83 का जो राइट आंसर है वो होगा बी। नेक्स्ट 84, अनुदैर्ध्य मांसपेशियाँ जिनमें कम प्रमुख पुठे और टेपरलेस होते हैं वे कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर है कमरबंद मांसपेशियाँ, इसका राइट आंसर कहलाता है कमरबंद मांसपेशियाँ। 85 क्वेश्चन, आपको मिलान करना है कि सूची ए का सूची बी के साथ कि गति की सीमा, शरीर की हरकत का प्रभाव, एकीकरण, आधार के भीतर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और विशिष्ट गुरुत्व। तो पहला है कि गति की सीमा वो किससे प्रभावित होती है। तो गति की सीमा वो लचीलापन से प्रभावित है, यानी ए का 5 के साथ। उसके बाद शरीर की हरकत का प्रभावी एकीकरण है, वो किसके साथ है, समन्वय। कि शरीर की हरकत है वो किसके समन्वय के कारण होती है, समन्वय के कारण। आधार के भीतर गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है वो किससे, संतुलन पर निर्भर है। कि हमारे शरीर का आकार, आधार और जो हमारी लंबाई है वो हमारे शरीर के संतुलन पर निर्भर करती है। और विशिष्ट गुरुत्व होता है, उसका जो संबंध है वो दुबले शरीर का भार। तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर माना है। 86 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कोई ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। कि आप निम्नलिखित में से कौन है जो ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। तो ये हमारे संतुलित आहार के जो टॉपिक है उस पर कि हमें कौन सी है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। फैट है, उससे भी हमारे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन जिनसे ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं, इनके द्वारा 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि जो फैट है वो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऐसा क्या ऑप्शन बचा हमारे, विटामिन। तो विटामिन से ऊर्जा प्रदान नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन, सूची ए का सूची बी के साथ मिलाना है हमें। ये हमारे सुपिनेशन, एब्डेशन, प्रोनेशन और एडेक्शन। ये वही प्रश्न जो एक बार पहले भी आ चुका हमारे को, जो पैर के पाँव से संबंधित पूछा कि पैर के पाँव की हथेली को ऊपर की ओर मोड़ते हैं, तो इससे इवोल्यूशन था। इसी आधार से यहाँ इन्होंने पूछा है हिंदी में उतान, अपावर्तन, अवतानन और अभिवर्तन। तो इसको अगर आप देखोगे सुपिनेशन क्या है, तो सुपिनेशन का संबंध किसी है कि प्रकोष्ठ का एक संकुचन जिसमें हथेली पीछे की ओर हो, यानी हथेली पीछे की ओर हो, ये में से कहलाता है सुपिनेशन कहलाता है। और दूसरा है एडेक्शन। तो एडेक्शन का काम क्या है कि शरीर के मध्यस्थ से दूर जाना, कि हमारा हाथ है वो शरीर के मध्य से दूर करना, ये कहलाता है एब्डेक्शन।
और एडक्शन का मतलब होता है हमारा जो दूर हाथ है उसको शरीर के मध्य की ओर लाना। एडक्शन जो डी है उसमें क्या है, 1 नंबर ऑप्शन कि किसी अंग को शरीर की ओर लेके आना एडक्शन कहलाता है, और किसी अंग को शरीर से दूर ले जाना एबडक्शन कहलाता है। प्रोनेशन बचा है, प्रोनेशन का तो 4 नंबर कि जिसमें हथेली सामने की ओर हो, हथेली यानी ऊपर की ओर आकाश की ओर हो, इसको क्या कहेंगे, प्रोनेशन कहते हैं। तो इस आधार से इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट किस वस्तु की सीमांत वेग निर्भर करती है, द्रव्यमान पे, आकार पे, गुरुत्वाकर्षण और आयतन पर। तो हमारी वस्तु की जो सीमांत जो वेग है वो निर्भर करता है, वो हमारी मास पे करता है, मास जिसको कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान, और एक होता है शेप आकार, और एक होता है ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, और एक होता है वॉल्यूम आयतन। तो हमारे वस्तु की जो सीमांत का वेग वो निर्भर है वो द्रव्यमान, आकार और वॉल्यूम पे निर्भर करता है, और गुरुत्वाकर्षण पर नहीं। तो ये इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना, ग्रेविटी को इन्होंने गलत माना है, और बाकी द्रव्यमान, आकार और आयतन को इन्होंने सही आंसर माना है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 89 क्वेश्चन नंबर, बेरल की परिभाषा में आक्रामकता के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आक्रामकता व्यवहार है, राइट माना इन्होंने। आक्रामकता निर्देशित है, निर्देश भी देती है। आक्रामकता विरासत में मिलती है, नहीं मिलती। आक्रामकता से नुकसान शामिल है, राइट है। आक्रामकता में जीवित प्राणी शामिल होता है। तो इसका एक गलत है कि जो आक्रामकता है वो विरासत में नहीं मिलती, उसको हमारी हैबिट के अंदर ढाला जाता है। तो यानी ये सारे हमारे व्यवहार पर निर्भर करते हैं कि हम कितने आक्रामक हैं, और हमें आक्रामक हैं उसे कितना नुकसान भी होता है, और ये एक जीवित प्राणी में पाया जाता है। तो इसके चारों ऑप्शनल सही हैं, ए, बी, डी और ई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, कालानुक्रमिक क्रम में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि कौन सा ओलंपिक सबसे पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो हमारे इसको क्रम के आधार से रखना है। तो सबसे पहले जो यहाँ कॉलम दिए हैं, बार्सिलोना स्पेन, रोम इटली, सियोल कोरिया और हेलसिंकी फिनलैंड के अंदर हुए। तो यहाँ हेलसिंकी फिनलैंड के अंदर सी, उसके बाद में रोम इटली और डी सियोल कोरिया, और इनमें जो चारों दिए हुए थे इनमें बार्सिलोना स्पेन है वो सबसे बाद हुआ था। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को क्रमबद्ध के रूप में रखना है। और जो हमारा जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो कब हुआ, ये पहला जो ओलंपिक है वो 1896 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, जब शिक्षक के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण छात्रों को सबसे अधिक पसंद आएगा, कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वालिटी ऑफ ए टीचर विल बी लाइक्ड मोस्ट बाय द स्टूडेंट, कि गुरु की कौन सी जो गुण है वो बच्चों को सबसे अधिक पसंद आता है। तो इसमें आदर्शवादी दर्शन, करुणा, अनुशासन और मनोरंजकता। तो विभाग ने इसका उत्तर करुणा माना है, करुणा इसका उत्तर इन्होंने राइट माना है, लेकिन हमने इसका उत्तर दिया था आदर्शवादी दर्शन। तो इसका राइट आंसर है इन्होंने करुणा माना है। पाठ्यक्रम के संबंध का प्रबंधन का सही क्रम ज्ञात कीजिए, कि फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम, कि मैनेजमेंट का करिकुलम क्या है। सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, कि सबसे पहले हमारी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग सबसे पहले कौन से ऑप्शन में, बी के अंदर दे रखा है कि प्लानिंग, कोई भी चीज़ मैनेजमेंट करते हैं सबसे पहले प्लानिंग होती है, और प्लानिंग के बाद में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, और उसके बाद में हमें क्या करते हैं, उसका प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद में इन्होंने माना है मार्गदर्शन करना, गाइडिंग करना, उसके बाद कंट्रोलिंग, नियंत्रित करना। तो यानी प्लानिंग, योजना बनाना, उसके बाद में आयोजन करना, आयोजन करेंगे तो प्रशासन करना, उसके बाद मार्गदर्शन करना और नियंत्रित करना। तो योजना बनाना सबसे पहले आता है, इसलिए सबसे पहले राइट आंसर कहाँ है, बी ऑप्शन इसका सही होगा।
शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भारत में सबसे पहले किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? कि फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करता है, तो ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो LNCP के अंदर स्टार्ट हुआ। और LNCP के अंदर ये कब स्टार्ट हुआ? 1963 के अंदर। कि पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 1963 के अंदर LNCP के अंदर स्टार्ट हुआ था। और जो 1957 के अंदर इन्होंने BP स्टार्ट की थी। और जो कॉलेज की स्थापना थी वो 1957 में की गई थी LNCP की। लेकिन इसका राइट आंसर बोर्ड के द्वारा क्या माना है? इन्होंने A माना है। लेकिन LNCP की जो साइट है उसके ऊपर इसका राइट आंसर 1963 है। इसका राइट आंसर 1963 है, लेकिन बोर्ड के द्वारा 1960 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। विटामिन B1 को इस रूप में बीजा था कि B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन B1 वैज्ञानिक नाम थायमिन होता है। और जबकि कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम ये मिनरल मिक्सचर हैं। तो इसमें सामने बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है कि बी ऑप्शन ही एकमात्र वैज्ञानिक नाम है। तो B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। एक एथलीट की अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने की इच्छा रेगिस्तान का एक उदाहरण है। यानी एक एथलेटिक्स है वो अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करेगा, तो उसकी आंतरिक प्रेरणा यानी उसकी आंतरिक मोटिवेशन है वो उसको प्रेरित करता है कि हमें करना क्या है। विफलता से बचने के लिए कार्य करेगा? नहीं। प्राप्तकरण के लिए? नहीं। आंतरिक प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C उत्तर होगा, आंतरिक प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 96। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलान करना है। प्रगतिशील विश्राम, ऑटोजेनिक तरीका, व्यवहारिक पूर्वाभ्यास, प्रशिक्षण और मानसिक कल्पनाएं। तो इनका सूची B के साथ मिलान करना है कि किसने स्टार्ट किया है, कौन से वैज्ञानिक के द्वारा ये दिए गए। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर माना है D। राइट आंसर माना है D के प्रगतिशील जो विश्राम है वो जैक्सन ई के द्वारा। ऑटोजेनिक जो तरीका है वो किसके द्वारा दिया गया है? सुलजे के द्वारा। और व्यवहारिक पूर्वाभ्यास जो प्रशिक्षण है वो किसके द्वारा दिया गया है? सुइन RM के द्वारा। प्रश्न नंबर 97। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सही क्रम ज्ञात कीजिए कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? संवेदना, सोच, धारणा और समस्या का समाधान करना। ऑप्शन तो चारों हैं, लेकिन इनका सही क्रम निर्धारण करना है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है यानी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि कॉग्निटिव प्रोग्रेस है उसके अंदर पहले किसकी आवश्यकता होती है? संवेदना की आवश्यकता है। संवेदना सेंसेशन, संवेदना के बाद हमारी धारणा क्या है, उसके बाद में हमें हमारी सोच क्या है, उसके बाद समस्या का समाधान करना है। सबसे पहले संवेदना और लास्ट में समस्या का समाधान करना, ये साइको का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है कि लिस्ट A का लिस्ट 2 के साथ में कि 2018 समर यूथ ओलंपिक कहाँ हुआ? तो 2018 समर यूथ जो ओलंपिक है वो ब्यूनस आयर्स के अंदर हुआ था। और 2020 विंटर यूथ ओलंपिक है वो लाओसने में हुआ था। 2020 समर ओलंपिक है वो टोक्यो में हुआ समर ओलंपिक। और विंटर जो ओलंपिक है वो बीजिंग चाइना के अंदर हुआ। और हमारे भारत के अंदर 2020 समर ओलंपिक के अंदर पहला गोल्ड मेडल किसके अंदर? एथलेटिक्स के अंदर। कि एथलेटिक्स के अंदर भारत को किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला? तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल मिला। ये उसका व्यक्तिगत गोल्ड मेडल एथलेटिक्स के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया? तो भारत ने कौन कौन से सन के अंदर राष्ट्रमंडल? तो 1934 में भारत ने पहली बार भाग लिया था। तो 1930 में राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट हुए थे। तो 1930 के अंदर भारत ने सबसे पहले भाग नहीं लिया था। तो B ऑप्शन इसका गलत आंसर है। उसके बाद में इन्होंने 1950 में भी नहीं लिया था। और 50 के बाद में 1962 और 1986। तो इस राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था। इसका राइट आंसर C होगा।
नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है कि 1904 की हमारी जो दौड़ है, मैराथन दौड़ है, वो कितनी है? 26 मील 385 गज कि हमारे मैराथन जो दौड़ है वो 26 मील 385 गज, ये हमारी मैराथन दौड़ की दूरी है। और इसको किलोमीटर में दौड़ने 42.195 किलोमीटर हमारी टोटल दूरी है, और इसको मील में 26 मील 385 गज। तो इसमें अर्थ ये पूछ रहा है कि 1904 के अंदर ये कितनी दौड़ थी, 1912 में कितना था, 1920 में कितना था, और 1924 में जाकर के ये 26 मील 385 गज बचा। तो डी ऑप्शन का पहला ऑप्शन सही है, डी का सही। 20 के अंदर 26 मील 390 गज थी, तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है? बी आंसर माना है। खेल समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से उस समूह की पहचान करें जो खेल आयोजन में अधिक प्रासंगिक है। अब ये किस प्रकार का एक प्रश्न बढ़ा है, देखो कि खेल समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से उस समूह की पहचान करना है, उस समूह की पहचान करना है जो खेल आयोजन में अधिक प्रासंगिक है। स्कूल में कक्षा का एक खंड, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खेल से प्रासंगिक हो। कॉलेज बास्केटबॉल टीम, अगर वो बास्केटबॉल की टीम है तो वो अपने आप में इस खेल के अंदर महत्वपूर्ण है, तो ये इसका राइट आंसर है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसाइटी, ये जरूरी नहीं है कि ये सोसाइटी वाले इस गेम को खेलें या इसमें प्रासंगिक हो। और पिकनिक वाला हिस्सा, पिकनिक में भी जरूरी नहीं है तो गेम का खेलना, तो इसमें राइट आंसर है कॉलेज बास्केटबॉल टीम है, इसका राइट ऑप्शन ए होगा, सॉरी बी होगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किसी तनाव के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया नहीं माना जाता? दैहिक चिंता, व्यक्तित्व गुण चिंता, घबराहट, मांसपेशियों में तनाव। कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यानी वो तनाव जो पैदा होता है तो उसको कौन सी को नहीं मानते कि दैहिक चिंता, हमारे एंजाइटी जरूर होती है, घबराहट भी उत्पन्न होता है, मांसपेशी में तनाव भी उत्पन्न हो जाता है, ये तीनों सही है। तो राइट गलत आंसर क्या है? व्यक्तित्व चिंता, इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी की भावनात्मक समस्याओं को संभालने में सक्षम है? कि खिलाड़ियों की भावनात्मक समस्या को संभालने में, ये भी साइकोलॉजी का प्रश्न है कि भावनात्मक, तो हमारा शैक्षणिक खेल मनोवैज्ञानिक नहीं, अनुप्रयुक्त खेल मनोवैज्ञानिक नहीं, प्रयोगात्मक खेल मनोवैज्ञानिक नहीं, कि रोग विषयक खेल मनोविज्ञान। एक क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, वो खिलाड़ी की भावनात्मक समस्याओं को संभालने में सक्षम है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार की स्मृतियों को उनके समय अवधि के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम, दो क्रम होते हैं, तो आरोही क्रम के आधार से इसको व्यवस्थित करेंगे तो हमारा है प्रतिष्ठित यानी इकोनिक, सेंसरी संवेदी, और प्रतिध्वनि और अल्पकालिक। तो हमारे को बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, तो यानी इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेल विद्या के समूह में आक्रामकता प्रमुखता से प्रकट होती है? कुश्ती, जूडो और मुक्केबाजी, तैराकी, खेल कूद और कसरत, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन, और बास्केटबॉल, हैंडबॉल और टेनिस। यानी खेल विद्या में समूह में आक्रामकता किस खेल में ज़्यादा होती है? तो आप कुश्ती, जूडो और मुक्केबाजी, कि रेसलिंग, जूडो एंड बॉक्सिंग, तो इसका राइट आंसर ए होगा। सूची ए को सूची बी के साथ मिलाना है। प्रशिक्षण का स्थानांतरण, स्थानांतरण का आशय, द्विपक्षीय स्थानांतरण और असम्मित स्थानांतरण, तो इस आपस में मिलान करेंगे। तो पहले का प्रशिक्षण का स्थानांतरण है एक कार्य सीखना जो दूसरे को प्रभावित करता है, ये पहले का ऑप्शन क्या है? इसमें 4 के साथ जोड़ेंगे तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित संस्थानों में उस संस्था को अंकित करें जिसे शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू करने में अग्रणी होने का सम्मान प्राप्त है। तो इसमें कौन सी संस्था है? इसमें राइट आंसर है वो है YMCA, यंग मैन क्रिश्चियंस कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो मद्रास में है, चेन्नई के अंदर। ये इसकी स्थापना
1920 में इसके संस्थापक एच.सी. बक जो अमेरिका के थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इनके द्वारा ही सबसे पहले डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया था। और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कांदिवली, ये स्कूल बाद में खुली। उसके बाद एच.वी.पी. मंडल अमरावती और क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ, ये 1931 के अंदर खोली गई। तो इसमें YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है 108 नंबर, शैक्षणिक अनुसंधान या व्यावसायिक रुचि के किसी भी विषय में एक संस्थान में प्रयुक्त किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम को आमतौर पर जाना जाता है कि शैक्षणिक अनुसंधान या व्यावसायिक रुचि के लिए भी विषय में एक स्थान में प्रस्तावित किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम को आमतौर पर जाना जाता है समय सारणी के रूप में, टाइम टेबल, स्टडी सोर्स अध्ययन स्रोत, करिकुलम पाठ्यचर्या और सिलेबस। तो शैक्षणिक अनुसंधान या व्यावसायिक रुचि है वो हमेशा पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है, सिलेबस पर। तो इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन आपको आएंगे, जैसे एक जैसे क्वेश्चन है पाठ्यक्रम से संबंधित। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट को उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से उन कर्मचारियों की पहचान करें जिन्हें शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए अंशकालिक आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो नीचे कौन कौन से जिनको नहीं किया जा सकता? ICT प्रशिक्षक नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट इसको नहीं किया जा सकता। उसके बाद में प्रयोगशाला सहायक को कर सकते हैं, संगीत बैंड या बैंड मास्टर को किया जा सकता है और खेल विशेषज्ञ इसको भी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी खेल प्रोत्साहन योजना भारत सरकार द्वारा 2016-17 में के दौरान की गई थी और सितंबर 2017 में इसका नवीनीकरण भी किया गया। ये संस्था का नाम है खेलो इंडिया संस्था। आजकल खेलो इंडिया संस्था भारत सरकार की एक योजना है जो 2016-17 में प्रारंभ की गई थी और अब तक इसके खेलो इंडिया गेम है वो 4 जगह इसके आयोजन किया जा चुके हैं। जो अभी पिछला चौथा जो खेलो इंडिया गेम है वो MP मध्य प्रदेश के अंदर किया गया और जो पहला जो खेलो इंडिया जो गेम है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया था। नेक्स्ट 111वां नंबर क्वेश्चन, एक शैक्षणिक संस्थान में सभी सीखने के अनुभव का केंद्र है। तो एक शैक्षणिक संस्थान आ गया तो इसलिए इसका उत्तर वो पाठ्यक्रम हो गया। सभी सीखने के अनुभव का केंद्र है विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यचर्या। तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है? बी माना है। क्वेश्चन नंबर 112, CBSE प्रणाली के तहत एक क्रेडिट एक इकाई को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो CBSE के द्वारा ऐसी कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया गया जिसके द्वारा नापा जाता है? CBSE के द्वारा तो वो ऐसी प्रणाली है जिसको कोर्स वर्क को नापने का काम किया गया है। CBSE प्रणाली के तहत क्रेडिट एक पाठ्यक्रम का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया इससे संबंधित कि समय सारणी, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और सूक्ष्म निरूपण। ये तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से संबंधित कि राज्यों के मामले में एक विशेषज्ञ निर्णय है कि समय सारणी का काम क्या है, कि समय सारणी की कौन क्या करता है, कहाँ और कब करता है, ये दर्शाने वाला एक दस्तावेज समय सारणी होता है। उसके बाद पाठ्यक्रम का संबंध किसी की सिखाई जाने वाली विषय की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाती है। और पाठ्यचर्या क्या है? कि सीखने के माहौल, अनुभव और कार्यप्रणाली को दर्शाने वाला दस्तावेज होता है। और सूक्ष्म निरूपण का कार्य क्या होता है? जिसका काम राज्य में के मामले में एक विशेषज्ञ निर्णय करना। तो इसका राइट ऑप्शन है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114, CPED 3 ईयर BPE MPE और शारीरिक शिक्षा में BA या BSc। तो CPED कब प्रारंभ हुई? 1920 में। CPED 1920 YMCA मद्रास के अंदर। 3 वर्षीय BP का जो प्रारंभ हुआ वो 1957 के अंदर LNCP के अंदर 1957 में इसकी स्थापना हुई। वहाँ 3 वर्षीय BP प्रारंभ की गई
और MPE का जो प्रारंभ है वो 1963 के अंदर किया गया, और शारीरिक शिक्षा में जो BA है वो 1985 में प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 115 कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए नीचे दिए गए स्वस्थता घटकों में से उन पर निशान लगाएं जो स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक स्वस्थता के ढांचे में फिट नहीं होते। तो ऐसे कौन से जो ढांचे में फिट नहीं होते? शरीर रचना फिट होता है, लचीलापन ये भी होता है, शक्ति ये नहीं होता, चपलता ये भी नहीं होता, शारीरिक ताकत ये होता है, समन्वय नहीं, और हृदय की सहनशीलता, कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता और प्रतिक्रिया सहनशीलता। तो इसमें कौन से जो स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक स्वस्थता के में फिट नहीं होते? तो इसका राइट आंसर इन्होंने डी माना है। क्वेश्चन नंबर 116 कि जहाँ तक मानव आहार का संबंध है, इन दो सूक्ष्म पोषक तत्वों में से किसमें सबसे अधिक बार आहार संबंधी कमियां होती हैं? तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता भी है वो विटामिन डी और कैल्शियम की होती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने के कार्य करते हैं, और इसलिए हमारे विटामिन डी और कैल्शियम की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, और ये आहार में इनको बार बार आवश्यकता पड़ती है। तो विटामिन डी और ए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर का, निम्नलिखित में से किस चोट के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन देने की आवश्यकता होती है? एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किस में देते हैं? एब्रेशन में। कि एब्रेशन जो होती है इस चोट के अंदर एंटीटॉक्सिन, यानी इसको कहते हैं रगड़, कि जब हम कोई खेलते हैं मैच तो उसमें अगर हम नीचे गिरते तो हमारे अगर कोहनी की चोट लगती है, रगड़ लगती है, तो इसके अंदर रगड़ लगने के बाद एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जा सकता है कि अगर ज़्यादा लगे तो। उसके बाद मसल क्रैम्प होती है जिसमें हमें कुछ समय बाद अपने आप ऐसी हो जाती है। जो कट होता है तो कट का एक बिल्कुल इन्होंने कट को बिल्कुल साधारण माना है, कट को इन्होंने बिल्कुल जो घाव होता है बिल्कुल साधारण घाव मानता है कि किसी के द्वारा भी कट हो, इसमें एंटीटॉक्सिन देने की आवश्यकता नहीं मानी है, इसलिए इसका उत्तर कट नहीं माना। इसकी जगह इन्होंने क्या माना है? एब्रेशन माना है। और स्प्रेन, जिसका राइट आंसर इन्होंने ए माना है। और ये जो क्वेश्चन है वो कक्षा 12 CBSE की जो बुक है उसके अंदर दे रखा है इन्होंने कि एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन है वो एब्रेशन के अंदर लगाया जा सकता है। वो उसकी चोट पे निर्भर करता है कि कितनी उसकी एब्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 118, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित रोगों में से उन रोगों की पहचान कीजिए जो प्रकृति में संचारी नहीं। कैसे रोग जो प्रकृति में एक दूसरे के साथ छुआछूत के माध्यम से न फैले हो, संचारित ना हो? कैंसर नहीं फैलता है, खसरा फैलता है, आमवाती हृदय रोग जिसे कहते हैं हार्ट डिजीज ये भी नहीं फैलता, और उसके बाद में है कर्णमूल ग्रंथियाँ ये फैलता है, और चिकनगुनिया और मधुमेह। तो इसमें ऐसे कौन से रोग हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते? कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा, कैंसर और उसके बाद में हृदय रोग और मधुमेह। नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन, कैलोरी की आवश्यकता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है जो कई कारकों पर निर्भर करती है। कि कैलोरी की आवश्यकता वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है जो उनके किस किस कारक पर निर्भर करती है? ये उसकी ऊंचाई और वजन पर निर्भर करता है, ये राइट है कि उसकी ऊंचाई और वजन पर भी निर्भर करता है, उसकी उम्र और लिंग पे भी निर्भर करता है, उसकी जीवन शैली और गतिविधियां पर भी निर्भर करता है, लेकिन ऊतक और मांसपेशीय प्रकार पर निर्भर नहीं करता। कि जो इसका प्रश्न था ये गलत था पूछने का तरीका, कि कैलोरी की आवश्यकता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है जो उसके कारक पर निर्भर करती है। ये तीनों कारक पे निर्भर करती है, लेकिन डी ऑप्शन पे नहीं करती। लेकिन प्रश्न में इन्होंने नहीं पूछा, इसलिए प्रश्न डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर का, मिलान करना है सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करें। फास्फोरस, हीमोग्लोबिन, लोहा, पानी, ग्लाइकोजन। तो फास्फोरस का काम क्या है? फास्फोरस में काम है मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के साथ संबंध है। लोहे का संबंध हीमोग्लोबिन के साथ है बी के साथ में, और पानी का संबंध है वो तापमान विनिमय, कि हमारे शरीर को तापमान को नियंत्रण करने का कारण वो पानी, और ग्लाइकोजन का है वो ऊर्जा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। उत्परिवर्तन, अर्धसूत्रण, गति और संगठन,
इनका जोड़ मांसपेशी, आँख और जीन के साथ संबंध करना है। इस प्रश्न में भी थोड़ी सी गलतियां हैं कि जो उत्परिवर्तन होता है कि अचानक आए हुए परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ये उत्परिवर्तन किस में होते हैं? जीन में होते हैं। मान लिया जीन के अंदर परिवर्तन होते हैं। लेकिन जो मायोसिस दिया अर्धसूत्रण, ये इसने किसके साथ दिया? आँख के साथ दिए गए। ये जरूरी नहीं है कि मायोसिस है वो आँख के अंदर हो, ये भी जीन के अंदर होता है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। जो गति है, मूवमेंट है, मूवमेंट हमेशा मांसपेशियों में होता है। और जो मोबाइलाइजेशन, संगठन है, वो किससे संबंधित है? जॉइंट से संबंधित है। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 122, महिला खिलाड़ी जो मांसपेशियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग करती है, जो विशेष रूप से इसके प्रति अति संवेदनशील होती है। हार्मोन खराबी, माइग्रेन के दौरे, पुरुष लक्षणों का विकास और चेहरे पर घने बाल उगना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है वो है कि पुरुष लक्षणों का विकास। ये भी कक्षा 12 की CBSE की बुक में दिया हुआ है कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड अगर आप ज़्यादा यूज करती हैं महिलाएं खिलाड़ी, तो उनके जो लक्षण हैं वो पुरुष के लक्षण जैसे हो जाते हैं। उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है, शरीर पे, चेहरे पे बालें आ जाते हैं और पुरुष लक्षणों का विकास अधिक होता है। तो इसलिए इसका उत्तर बोर्ड ने माइग्रेन के दौरे माना है, लेकिन इसका राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर का कि मानव शरीर में कंकाल की मांसपेशियों का लगभग कितना प्रतिशत अक्षीय कंकाल मांसपेशियों का रूप कहा जाता है? कितना परसेंट तो अक्षीय मांसपेशी? तो इसका राइट आंसर इन्होंने 60% अक्षीय मांसपेशियों को माना है। मरोड़ना, मुड़ना, झुकना व खड़े होना, उठाना और चलना, ये सब निरपवाद रूप से हमारे शरीर के किस भाग पर निर्भर करते हैं? पैर पे, रीढ़ की हड्डी का स्तंभ, पीठ के निचले हिस्से और कमर। कि हमारे शरीर के अंदर यानी मरोड़ना, मुड़ना, झुकना, खड़े होना, उठना और चलना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी पे निर्भर करता है। अगर ये जो स्पाइनल जो कॉलम है, अगर ये इसमें व्यवधान है तो ये चीज़ सारी चीज़ हमें नहीं कर सकते। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी का स्तंभ यानी स्पाइनल कॉलम है, इसको राइट आंसर माना जाएगा। यदि आप अपने पेट की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो आपको आवश्यक रूप से अपने को मोड़ना चाहिए। अगर पेट की मांसपेशियों को अगर प्रशिक्षित करना है तो हमें कौन से? शोल्डर, बैक, नी और हिप। तो इनमें से जो इन्होंने ऑप्शन माना है वो कुल्ले को माना है, हिप्स को। लेकिन ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हिप्स इसके अंदर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है वो पीठ हो सकता है, लेकिन इसका हिप्स बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। लेकिन बोर्ड के द्वारा इसका उत्तर है वो डी माने गया है। क्वेश्चन नंबर 126, कई अन्य जोड़ों के विपरीत हमारे कंधे के क्षेत्र में कई हड्डियां शामिल होती हैं और कई जोड़ों को बनाती हैं जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स कहलाती हैं। ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। और कारण इसका क्या है कि मानव शरीर के सभी जोड़ों में से केवल कंधे का जोड़ इस सबसे अधिक गतिशील करता है, अधिक मूवमेंट करता है, यह रोटेशन करता है। तो इसका पहला और आर दोनों ही सही हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट 127वां क्वेश्चन कि मांसपेशियां शक्ति का घर है जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक कार्यों में परिवर्तन करता है। तो मांसपेशियां हमेशा रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती हैं, बिल्कुल राइट है। कंकाल की मांसपेशियों को स्वैच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी स्पष्टीकरण नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 128, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए तंदुरुस्ती के घटकों को चिन्हित करें। तो इसका चिन्हित करने के लिए इसमें कौन कौन से हैं? इसका आंसर है वो उसको बी आंसर माना गया। आप पढ़ लें इसके आंसर को। 129वां क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी के साथ मिलान करना है। टहलना, स्वास्थ्य लाभ का समय, मायोग्लोबिन और लेक्टिड्स। तो इसका मिलान करना है कि टहलना किससे संबंधित है? कि टहलना हल्का वायुजीवी या एरोबिक व्यायाम है। तो टहलना वो क्या है? एक एरोबिक
एक्सरसाइज है। और स्वास्थ्य लाभ का समय उसको किसी से व्यायाम के बाद आराम करना स्वास्थ्य लाभ का समय है। और जो मायोग्लोबिन है उसका संबंध किसी ऑक्सीजन भंडारण का संगरण स्थान है। तो इस आधार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130वां। सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है कि मोटर स्किल या मोटर लर्निंग, मोटर विकास, मोटर डेवलपमेंट, मोटर नियंत्रण और मोटर कौशल। तो मोटर लर्निंग होता है वो किसी संबंधी अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप परिवर्तन करना। तो पहला है उसका ऑप्शन किसके साथ में? 4 नंबर के साथ में। तो इसलिए कहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131। यदि काई स्क्वायर परीक्षण 3 पंक्तियों और 4 स्तंभों वाली आकस्मिक तालिका पर करना है तो स्वतंत्रता की कितनी डिग्री का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर इन्होंने 6 माना है, 6। समय प्रबंधन के मामले में जो आपको सुचारू और कठिन काम करने में मदद करता है, आपको सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा लगता है? तो इन्होंने राइट आंसर स्वास्थ्य माना है। तो स्वास्थ्य मानने का कारण इसका यही है कि जब समय प्रबंधन करते हैं अगर हम स्वस्थ नहीं है, हेल्थी नहीं है, तो हम समय प्रबंधन का कोई भी यूज नहीं ले सकते, इसलिए इन्होंने स्वास्थ्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 133 कि सूची 1 का सूची 2 के साथ में कि प्राथमिक डाटा, गौण डेटा, मात्रात्मक डाटा और द्विभाजिक डाटा। ये फिर रिसर्च का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो रिसर्च के प्राथमिक डाटा उसका संबंध किससे? प्रत्यक्ष स्रोत, सर्वेक्षण और प्रयोग से है। और जो गौण डाटा है उसका संबंध शोध पत्र, पत्रिकाएं और किताबों से है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मात्रात्मक डाटा है उसका संबंध किससे है? संख्यात्मक रूप से व्यक्त की गई जानकारी मात्रात्मक डाटा कहलाती है। और द्विभाजिक डाटा है वो संततर विचर की माप है। क्वेश्चन नंबर 134। शिक्षा में या शारीरिक शिक्षा में मूल्यांकन योजना या डिजाइन में प्रमुख विचार है वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, विश्वसनीयता, औचित्य, सामान्य स्थिति, शुद्धता और साध्यता। तो इसका राइट आंसर इन्होंने किसको माना है? सी को। सी में क्या है? 2 उपयोगिता, 4 में औचित्य और 6 में शुद्धता और साध्यता। तो ये इसकी प्रमुख विचारक हैं। भौतिक उपयोगिता परीक्षण बैटरी के मापदंडों पर का विचार किया जाता है। ये क्वेश्चन है, इसमें आयु और सेक्स यानी एज एंड सेक्स पे विचार किया जाता है कि भौतिक उपयोगिता परीक्षण बैटरी के मापदंडों पर का विचार किया जाता है आयु और लिंग का, वजन और ऊंचाई का नहीं। तो इसमें आंसर राइट क्या होगा? 1 और 3। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आंसर है इसका, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उन परीक्षणों की चीज़ों की पहचान करें जिन्हें फ्राइडल फील्ड हॉकी कौशल परीक्षण शामिल है। पास प्राप्त करना राइट है, इसमें ड्रिबलिंग भी है और गेंद को वापस चलाना, गेंद को बैक करना ये भी इसके साथ में है। और गोल शूटिंग ये इसका उत्तर नहीं है। तो गोल शूटिंग नहीं है, तो यानी 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर कहलाएगा आपको। 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 137। सैद्धांतिक रूप से जिन मॉडलों से व्यक्तित्व मूल्यांकन को ताकत मिलती है उनमें समय के साथ जबरदस्त बदलाव आया। इसके आलोक में नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र में निम्नलिखित विकासों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये साइको का क्वेश्चन है कि हमारे जो मॉडल हैं उसको क्रमबद्ध करना है कि सबसे पहले मॉडल कौन सा आया। तो काइक या टाइपिंग बिल्डिंग शेल्डन ने जो मॉडल दिया था वो सबसे पहले आया था। उसके बाद में सेकंड पे 16 व्यक्तित्व कारक जो आलपोर्ट ने दिए गए थे, व्यक्तित्व का सिद्धांत, और इसकी सर्वमान्य परिभाषा ओलपोर्ट की है। और उसके बाद में जो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत है वो अल्बर्ट बांडोरा का दिया गया था, उसका बारी है। और जो लास्ट जो सिद्धांत है वो 5 बड़े कारक गोल्डबर्ग एंड एसोसिएट। इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है? ए को
माना है। 138 नंबर क्वेश्चन के अंदर मिलान करना है सूची ए का सूची बी के साथ में। तो हमें दृश्य तीक्ष्णता, गहराई की समझ, प्रतिक्रिया में दृश्य ट्रैक करना, तो इसका जो आपस में मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर इन्होंने सी को माना है। सी राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 129 में शब्द के औपचारिक अर्थ में निम्नलिखित में से किसी एक संगठन नहीं कहा जा सकता। कि संगठन किसको नहीं कहा जा सकता? स्कूल है, तो स्कूल एक संगठन है। शहर में एक संगठन है। स्वयं सेवकों का एक समूह है, तो वो भी एक समूह कहलाता है, संगठन कहलाता है। धावकों का समूह है कि धावक जो समूह होता है वो एक संगठन नहीं कहा जाता, इसलिए इसका राइट आंसर इन्होंने डी है। क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वित्तीय प्रबंधन के दायरे में नहीं है? कि वो वित्तीय प्रबंधन के दायरे में कौन कौन सी नहीं है? वित्तीय योजना प्रबंधन के दायरे में है। वित्तीय तरलता ये नहीं होती, तो 2 नंबर नहीं है। वित्तीय निर्णय करना ये भी होती है। वित्तीय विवेक ये भी नहीं होती। और वित्तीय पर्यवेक्षण होता है और वित्तीय बाधाएं नहीं होती, तो 2, 4 और 6 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 141 पर्यवेक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शन के शिक्षण की 2 तरफा रणनीति का सुधार। अनुदेशक, शिक्षक की योग्यता, शिक्षण के माहौल, छात्र अधिगम, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अनुदेश इंस्ट्रक्शन और टीचर कंपेरेटिव, यानी टीचर की योग्यता, शिक्षक की योग्यता। तो इसमें पहला ए और 2 सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 मिलान करना है सूची ए का सूची बी के साथ में। कि अखिल भारतीय खेल परिषद है वो किस प्रकार की संस्था है? वो नामांकित संस्थान है। अखिल भारतीय खेल परिषद जो 1954 में स्टार्ट हुई। अखिल भारतीय खेल परिषद 1954 जो नामित संस्था है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना वो 1927 के अंदर की गई थी। ये एक निर्वाचित स्वायत्त संगठन है। और सलंगावकर फुटबॉल संघ क्लब है, ये किस प्रकार का संगठन है? ये एक स्वैच्छिक संगठन है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये एक विधायक संगठन है इसका ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 सूची ए का सूची बी के साथ में प्रशासन, प्रबंधन, मैनेजमेंट और निदेशन और कर्मचारी, तो इनका संबंध किसी है? कि प्रशासन का काम क्या है? चीज़ों को करने या पूरा करने की एक प्रक्रिया प्रशासन कहलाती है, तो पहले का 4 ऑप्शन। प्रबंधन का काम क्या है? एक सामान्य लक्ष्य की और विभिन्न लोगों का समन्वय करना प्रबंधन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 कि नीचे 2 कथन दिए गए, कथन ए को कथन बी के साथ में मिलान करना है। कि वितरित खेल कार्यक्रम सभी शैक्षणिक संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए, ये सही है। कि सभी के लिए खेल एक अच्छा अभियान है जिसका उद्देश्य छात्रों में संस्थानों में स्वास्थ्य, उपयुक्तता और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की भावना पैदा करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 145 एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना वो 1946 के अंदर की गई थी। ये बेंगलुरु के अंदर 1946 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। एक प्रशिक्षित पुष्ट हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? तो इसका राइट आंसर है 22। कि एक प्रशिक्षित पुष्ट हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? 22 लीटर करता है। और जो कठिन मेहनत करता है, इससे भी ज़्यादा प्रशिक्षित जो पुरुष है, वो 29 लीटर तक 1 मिनट में रक्त को पंप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 147 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए क्या अवधि निश्चित की गई है? यस, इसका राइट आंसर होगा 16 दिन। जो प्राचीन ओलंपिक थे वो 5 दिन खेले जाते थे, और प्राचीन ओलंपिक का जो पहला जो टूर्नामेंट था वो केवल 1 दिन खेला गया था। मानव पुरुष या महिला के प्रत्येक सेक्स सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें 23 यूनिट, की बोर्ड के द्वारा इसको 23 यूनिट माना गया है, लेकिन इसका उत्तर है वो बी ऑप्शन होगा 23 पेयर। कितना होगा? 23 पेयर, क्यों टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, और इसमें मेल और फीमेल दोनों को बुझे 23 + 23 46 गुणसूत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा
23 पेयर, 23 युग्म और बोर्ड द्वारा इसमें 23 यूनिट माना गया। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किसे तंत्रिका प्रणाली की ट्रंक लाइन के रूप में जाना जाता है? तो ट्रंक जो लाइन जो संबंध होता है वो किससे होता है? रीढ़ की हड्डी से होता है। कि ट्रंक लाइन के रूप में किसको जाना जाता है? रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कोड को जाना जाता है। गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस और अंतराय ग्रंथन। तो इसका ऑप्शन सही क्या है? रीढ़ की हड्डी। और लास्ट क्वेश्चन है 150वां, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पास्ता में पाया जाता है, ब्रेड में पाया जाता है, लेकिन फल में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। इस प्रकार से ये सेट एग्ज़ाम 2023 राजस्थान का आपको कैसे लगा? नीचे अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। थैंक यू।